स्टार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेसन नया स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 5। यहाँ से देखेंगे सभी लोग। चलिए, सभी बच्चों को दिख रहा है। कक्षा 10 विषय विज्ञान 2 पाठ क्रमांक 5। आज हमारे नया पाठ है हरित ऊर्जा की दिशा में। आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस हरित ऊर्जा की दिशा में। सबसे पहले आज हम सीखने जा रहे हैं यह हरित ऊर्जा होता क्या है। हरित ऊर्जा की दिशा में इस पाठ का क्या अर्थ है। हरित ऊर्जा की दिशा में मतलब होता है कि हमें ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करना है जिससे पर्यावरण दूषित ना हो, जिससे पर्यावरण हरा भरा रहे, हमारे पर्यावरण को कोई भी प्रदूषण ना फैले। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा लास्ट पार्ट नंबर 4 में कि अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखते हैं मानव कृति या तो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, तब कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण दूषित होता है। और उसके मुख्य कारण है हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण बोल सकते हैं, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। उसी तरह एक ऊर्जा है, उसका नाम है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रदूषण से हमको, प्रदूषण की वजह से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। तो अब हम लोग ऐसी ऊर्जा का उत्पन्न करेंगे जो हरित ऊर्जा होगी। हरित ऊर्जा इसका मतलब होता है कि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। तो ये पाठ का नाम है। आज से घटक आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र और परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आओ जाने सबसे पहला क्वेश्चन, ऊर्जा क्या है। जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं में भी पढ़े, ऊर्जा क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा के विविध प्रकार कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के विविध रूप कौन कौन से, किस किस रूप में ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट, आप अपने दैनिक जीवन में हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ में लाई जाती है। अगला, विद्युत ऊर्जा की निर्मित कैसी होती है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज हमारे सामने घूम रहा है कि ये विद्युत जो हम लोग बिजली यूज करते हैं, विद्युत वो पैदा कैसी होती है। तो जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन ऊर्जा क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विविध प्रकार कौन कौन से हैं। 2 प्रकार है मेरे बच्चों, एक है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। आगे देखते हैं बच्चों, ऊर्जा के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा जो हमारे दैनिक जीवन में जिसका ज्यादा उपयोग होता है वो होता है उष्मीय ऊर्जा। उष्मा मतलब होता है हीट, गर्म। जैसे कि कोई भी खाना पकाना, कुछ घर में खाना पकाते हैं, दूध हो गया, चाय गर्म करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग ऊर्जा देते हैं वो उष्मा होती है, उसको बोलते हैं उष्मीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा लाइट हो गया, विद्युत ऊर्जा जिसको हम बिजली बोलते हैं, सौर ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणुविक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये सब क्या है, ऊर्जा के विविध विविध रूप हैं। आगे, ऊर्जा और ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। आधुनिक संस्कृति में, जैसा कि हम पहले जानते हैं, प्राचीन समय से अन्न, वस्त्र और निवास, ये 3 मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता और है, वह है ऊर्जा। ऊर्जा भी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि हम आज दैनिक जीवन की बात करें तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे घर में लाइट की बात हो जाए, चाहे आज हम मोबाइल में देखो, अभी हमारा जो पढ़ाई हो गया और डिजिटल पढ़ाई है मोबाइल, तो मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की उपयोग आवश्यकता होती है। कोई भी खाना पकाना है, मसाला पीसना है, पहले मसाला पीसने के लिए सिल होता था जिसमें मसाला पीसते थे। आज मसाला पीसने के लिए मिक्सर होता है, तो मिक्सर भी किससे चलता है, विद्युत ऊर्जा से। घर में बैठे फैन, एसी, फ्रिज, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, विद्युत ऊर्जा से चलता है। तो आज ऊर्जा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हो गई है। विविध कार्य करने के लिए ऊर्जा के विविध रूपों की आवश्यकता होती है। कुछ स्थानों पर यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ पर रासायनिक ऊर्जा होती है, कुछ पे परमाणुविक, कुछ पे ध्वनि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं से तो प्रकाशीय, घर में लाइट नहीं जल रहा, अंधेरा है, तो हम लोग ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो गया प्रकाशीय ऊर्जा। खाना गर्म करना है, कोई चीज को गर्म करना है, तो उसमें ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा है इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसा कि जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। पहला उदाहरण लिखा गया है, इस्त्री गर्म, कपड़ा कपड़ा इस्त्री करने के लिए गीजर, हीटर। गीजर मतलब होता है पानी गर्म करने के लिए, हीटर मतलब होता है खाना गर्म करने के लिए, प्रशीतक का मतलब होता है फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज नहीं चलेगा जब तक विद्युत ऊर्जा नहीं मिलेगी। पंखा, बल्ब, ओवन, लिफ्ट, टीवी इत्यादि उपकरण को चलाने के लिए आज हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विद्युत ऊर्जा की निर्मित कैसे की जाती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि जो विद्युत हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं अलग अलग रूपों में,
चाहे घर में पंखा चलाना हो, मोबाइल चार्ज करना हो, टीवी चलाना हो, रेडियो बजाना हो, पंखा चलाना हो, कुछ भी हो, तो ये बिजली पैदा कहाँ से होता है? तो जैसा कि दिया कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन विद्युत जनित्र में होता है। विद्युत जनित्र को बोलते हैं जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उपयोग करके चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाता है और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। और विद्युत ऊर्जा को निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है विभवांतर। ये विभवांतर क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जिसको सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था उसका नाम था ओल्ट, इसलिए इसकी इकाई भी क्या रख दी गई है, ओल्ट मीटर। तो विभवांतर को हम लोग ओल्ट मापी से मानते हैं। डेली हमारे लाइफ में जो ऊर्जा का उपयोग होता है, जैसे कि ऊर्जा के प्रकार में पहला विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा मतलब इस्त्री, गीजर, हीटर, प्रशीतक, पंखा, बल्ब, ओवन, लिफ्ट, टीवी, सब में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मतलब जैसे सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल, विविध यंत्र। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कोई यंत्र चलाना, जैसे पानी पानी खींचने के लिए हम लोग मोटर पंप का उपयोग करते हैं। तो जो मोटर पंप होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। उसमें ऊर्जा, उसमें मतलब भाप पे चलने वाला इंजन। पहले के समय देखो जो रेलगाड़ी चलती थी इंजन वो भाप पे चलती थी, तो कहीं ना कहीं वो इंजन, भट्टी, इलेक्ट्रिक चूल्हा, ये सब उसमें ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के लिए सौर चूल्हा और सौर ऊष्मा, ये सब ऊर्जा के प्रकार है। विद्युत ऊर्जा की निर्मित, ये जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं इसका नाम था माइकल फैराडे। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की। इस सिद्धांत का उपयोग करके बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या किया, विद्युत का उत्पादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सिद्धांत में विद्युत वाहक तार के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर विद्युत वाहक तार पर विभवांतर का निर्माण होता है। विभवांतर मतलब होता है दो विभव में अंतर। दो विभव मतलब होता है, एक होता है उच्च विभव और एक होता है निम्न विभव। उच्च विभव का मतलब होता है प्लस और निम्न विभव का मतलब होता है माइनस। विद्युत वाहक तार के आसपास उन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया। और चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे क्या होता है, विद्युत वाहक तार में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है। अगर यह चुंबक क्षेत्र स्थिर हो तो विद्युत वाहक तार क्या है, घूमती है। और जिस तरह घूमते घूमते क्या होता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है और इस बदलाव के कारण क्या होता है, विभवांतर का निर्माण होता है। और जिससे विभवांतर का निर्माण होता है तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की निर्मित होती है, जिसको हम लोग बिजली बोलते हैं। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे सबसे पहला ऊष्मीय ऊर्जा। जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए, मतलब किस तरह हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है कि ये जो ऊष्मीय विद्युत केंद्र होता है इसकी रचना कैसी है। फिर हम पढ़ेंगे ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इसकी वजह से निर्मित है। अगर समस्या है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, पर्यावरण को दूषित कर रही है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो बच्चों देखो, ऊष्मीय ऊर्जा पर विद्युत निर्मित, इसमें भाप पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, कोयला इसमें मिलाया जाता है ईंधन के रूप में। कोयले का ज्वलन होता है जिससे उष्मा का पानी गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पानी का रूपांतर धीरे धीरे किसमें होता है, भाप में होता है। ये भाप क्या करता है, अपनी शक्ति से टरबाइन को घुमाता है। और टरबाइन किससे जुड़ा होता है, टरबाइन जनित्र से जुड़ा होता है। जैसे जैसे जनित्र घूमता है इसी वाष्प का रूपांतर क्या होता है, पानी में करके वापस ये क्या करते हैं, बॉयलर में भेजते हैं। और इस तरह उसमें ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत निर्मित की जाती है। यह ऊर्जा निर्मित की परवाह करती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये टरबाइन होता क्या है। ये देखो बच्चों, ये है टरबाइन। ये उस ऊष्मीय में विद्युत ऊर्जा में पाई जाती है। ये है टरबाइन जो भाप से चलता है। इसके आजू बाजू जो आपको ब्लेड दिख रहा है उसको पाते बोलते हैं। इस पे जब भाप का छिड़काव होता है, जैसे कोयला चलता है, कोयला जलने के बाद जो उसको पानी को, उसके अंदर बॉयलर के अंदर पानी होता है, जैसे जैसे पानी गर्म होता है भाप में उसका रूपांतर होता है। और जैसे जैसे भाप की शक्ति की वजह से क्या होता है, उसके ब्लेड को धक्का मिलता है और ब्लेड क्या होता है, घूमता है। उसके पाते क्या होती है, कंटिन्यू घूमती है। और जो पाते जो जो टरबाइन होता है वो क्या होता है, वो जनित्र से जुड़ा होता है। और जिस तरह जैसे जैसे टरबाइन घूमता है जनित्र घूमता है, और जनित्र घूमने की वजह से क्या होता है, बिजली की उत्पत्ति होती है। ये देख सकते हो आप लोग विद्युत जनित की, ये होता है विद्युत जनित। इसमें टरबाइन, इसके अंदर टरबाइन जुड़ा होता है और इसकी वजह से क्या होता है, विद्युत का निर्माण होता है। ये है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसके सहायता से माइकल फैराडे ने सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा की निर्मित के बारे में बताया था।
ये देख सकते हो आप लोग, गोल घूमने वाला हफ्ता है जो कंटिन्यू गोल गोल घूम रहा है। फिर इसके आजू बाजू देखो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाओं का परिवर्तन बदलता है, क्षेत्र बदलता है, जो तार की कुंडली है उसकी वजह से क्या होता है, विभवांतर प्रेरित होता है। और जैसे जैसे विभवांतर प्रेरित होता है उस तरह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ये देख सकते हो आप लोग बच्चों, कैसे उसमें ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत पैदा किया जाता है। कोयला मिलाया जाता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, उसका रूपांतर उसमें ऊर्जा में होता है। उसमें ऊर्जा क्या करता है, उस पानी को वाष्प में कन्वर्ट करता है, और वाष्प में क्या होता है, गतिज ऊर्जा हो जाती है। और ये गतिज ऊर्जा क्या करती है, टरबाइन में जाती है। उसी तरह धीरे धीरे टरबाइन क्या होता है, घूमता है जोर जोर से। और टरबाइन किससे जुड़ा होता है, टरबाइन जुड़ा होता है जनित्र से, और जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। आप देख सकते हो डायग्राम में ध्यान से। ईंधन के रूप में क्या यूज किया गया है, कोयला। कोयले को गर्म करते हैं, जैसे जैसे कोयला गर्म होता है बॉयलर में रहता है, पंप के सहायता से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, टरबाइन में जाता है। टरबाइन से क्या होता है, जनित्र से जुड़ा होता है, और वो क्या करता है, यहाँ पे पानी देखो बाद में फिर वो घूमते घूमते क्या करता है, कूलिंग टावर में जाता है जहाँ पानी क्या होता है, ठंडा होता है। और यहीं से क्या होता है, टरबाइन में जाके क्या करता है, जनित्र को घुमाता है, और जैसे जैसे जनित्र घूमता है वैसे वैसे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें ये होता कैसे है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उसमें ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र में भाप पे चलने वाला टरबाइन, टरबाइन का उपयोग किया जाता है। देखो ये रहा टरबाइन, ये रहा टरबाइन। इस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। कोयले का ज्वलन होता है, कोयला जलता है, कोयले के जलने की वजह से क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा में रूपांतर होता है। और ये उष्मीय ऊर्जा की वजह से जो बॉयलर में पानी रहता है वो गर्म किया जाता है। फिर इस पानी का रूपांतर क्या होता है, उच्च दाब की वजह से भाप में होता है, और भाप की शक्ति की वजह से टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है, फिर उसमें से विद्युत जनित्र जुड़ा रहता है, तो विद्युत जनित्र भी घूमता है। और इस तरह विद्युत जनित्र के घूमने की वजह से विद्युत की निर्मित होती है। और उस भाप का रूपांतर पानी में करके पानी को क्या करते हैं, पुनः उस बॉयलर में भेज दिया जाता है। ये रहा आपका संकल्पना चित्र, आप देख सकते हो। ईंधन कोयला को जलाते हैं, पानी का वाष्प में रूपांतर करते हैं बॉयलर में, फिर वाष्प चलता है टरबाइन, और ये जो वाष्प बचता है ये पुनः क्या करते हैं, बॉयलर में भेज देता है। और जैसे जैसे टरबाइन घूमता है जनित्र घूमता है, और जनित्र से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। अब अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे जो दिमाग में आता है वह क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं आप लोग, कोयले की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि कोयला जो होता है ना कहीं क्या होता है, किसी बंध से जुड़ा होता है, और बंध अगर है इसका मतलब उसके अंदर क्या है, ऊर्जा स्थित होती है। और जैसे जैसे कोयले को गर्म करते हैं उसके अंदर क्या होता है, बंध टूटता है, और बंध टूटने की वजह से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और वो जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। कोयले में अणु और परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस रासायनिक बंध में क्या होता है, ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा स्थित होती है। और जब इस कोयले को जलाया जाता है तब यह ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, और ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर क्या होता है, फिर उसमें ऊर्जा में होता है। अगला क्या दिया गया क्वेश्चन, टरबाइन, टरबाइन घुमाने के लिए वाष्प का ही उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है। क्योंकि जब पानी को गर्म किया जाता है तब पानी का रूपांतर क्या होता है, भाप में होता है, और इस भाप का तापमान और दाब अत्यधिक होने के कारण, इसके बल के कारण, इस भाप के बल के कारण वो टरबाइन घूमता है। और टरबाइन क्या, और यह जो भाप होता है ये पुनः संघनन होता है, भाप का रूपांतर पुनः पानी में होता है, और टरबाइन में अत्यधिक उष्मा पानी को पुनः भाप में परिवर्तित करती है। इस प्रकार भाप के कारण जो टरबाइन होता है वो बहुत ही प्रभावशाली पद्धति से क्या होता है, घूमता है, और घूमने की वजह से क्या होता है, ये जनित्र से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो पहला टॉपिक है हमारा, उसमें ऊर्जा के कारण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण। तो उसकी प्रवाह आकृति देख लीजिए। ईंधन कोयला होता है, ईंधन कोयला जब जलता है तब पानी के भाप के लिए क्या होता है, बॉयलर की आवश्यकता होती है, और पानी के भाप के बॉयलर के से क्या होता है, टरबाइन उस भाप से चलता है, और उसका जो टरबाइन जब जल चालू होता है तो उसका जो भाप होता है पुनः क्या होता है, बॉयलर में भेज के उसका पुनः पानी में रूपांतर हो जाता है। और जैसे जैसे टरबाइन घूमता है वो क्या होता है, जनित्र में जाता है, और जनित्र में घूमने की वजह से क्या होता है, फिर वो विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। अब आता है हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये आता है कि इसकी रचना कैसे है। ये देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दो चिमनी है, तो उसमें
विद्युत केंद्र की रचना में इतना याद रखेंगे कि इस विद्युत केंद्र में 2 मीनार होती हैं, 2 चिमनियां होती हैं। आपको दिख रहा है मीनार, देखो लिखा हुआ है, 2 मीनार होती है, 2 चिमनियां होती हैं। इस विद्युत केंद्र में, उसमें विद्युत केंद्र में टरबाइन, बॉयलर, विद्युत जनित्र और संघनन यंत्र होता है। आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, बॉयलर होता है, जनित्र होता है, संघनन यंत्र होता है और क्या होता है, कूलिंग टावर होता है। और एक बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, टरबाइन होता है। ये बॉयलर देख रहे हो आप लोग, सबसे पहले ये देखो, देखो बॉयलर, इसमें जब हम कोयले का ज्वलन करते हैं, कोयले को जलाते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है, मुक्त होने वाली जो गैस होती है वो अत्यधिक ऊंचाई वाले चिमनियों द्वारा क्या होता है, वातावरण में छोड़ा जाता है। यहाँ से देखो गैस निकल रही है। जब कोयला जलता है ना, तो इसका जो गैस होता है उसको चिमनी के माध्यम से बाहर निकालते हैं। उच्च दाब तापमान के कारण, और उच्च दाब के कारण क्या होता है, टरबाइन घूमता है और तत्पश्चात जो भाप का दाब हो, तापमान होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। और कम होने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, कूलिंग टावर में, मतलब अगले बॉयलर में भेज दिया जाता है। और जैसे जैसे टरबाइन घूमता है वो क्या करता है, जनित्र को घुमाता है, और जैसे जैसे जनित्र घूमता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आज हमारे देश में जो विद्युत पैदा करने की जो निर्मित है, पहले इन सभी का उपयोग किया जाता था उसमें विद्युत केंद्र के लिए, मगर आपको मालूम है इससे ना बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा होने लगी। वातावरण कहीं ना कहीं प्रदूषित होने लगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें इस उसमें विद्युत केंद्र का उपयोग करके जो बिजली पैदा की जाती है, उसमें सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं। और आपको मालूम है कोयला का ज्वलन हमारे लिए कितना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, आगे देखते हैं, देख सकते हैं हम लोग। उसमें विद्युत निर्मित केंद्र के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं। पहला, हवा प्रदूषण। कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी स्वास्थ्य के लिए घातक गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती है। दूसरा, कोयले के ज्वलन से उत्सर्जित गैसों के साथ ईंधन के सूक्ष्म कण भी क्या होते हैं, वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। देखो हमारा पार्ट है हरित दिशा में, हरित ऊर्जा की दिशा में, मगर देख रहे हैं हम लोग हरित ऊर्जा मतलब हम लोग यहाँ पे पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, मगर जब ये विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है तब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रहा है। जो खतरनाक गैसें निकल रही है वो क्या करती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कोयले के जलने से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति के अंदर अस्थमा, सांस लेने की तकलीफ, दमा जैसी बीमारी पैदा हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी समस्या ये है, सीमित भंडार। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयले को उत्पन्न होने के लिए, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारे भूगर्भ में इसके भंडार सीमित है। और कोयले को पैदा होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं, सैकड़ों वर्ष लगते हैं। और जाकर धीरे धीरे कोयला खत्म हो जाएगा तो जो हम लोग उसमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा से, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोयले की उपलब्धता पर क्या गया, प्रतिबंध लगाया गया है। और आपको मालूम है कि पहले के समय जो इंजन चलता था, रेलगाड़ी जिसको हम बोलते थे भाप से चलने वाला इंजन, वो इसीलिए रोका गया है। इसलिए आज हम देखेंगे कि जो ट्रेन चलता है उसके ऊपर वायर बिछा रहता है 25,000 वोल्ट का, वो इसलिए रखा गया है ताकि उस करंट से क्या हो, ट्रेन चले। और पहले के समय क्या होता था, कोयला बहुत था और इंजन जो चलता था उससे जो धुआं निकलता था, अगर आपको याद होगा तो गाड़ी छुक 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 वाली गाड़ी, उसके अंदर से जो धुआं निकलता, वो धुआं कहीं ना कहीं क्या करता था, पर्यावरण को प्रदूषित करता था। और उसका दूसरा कारण ये है कि उसके भंडार सीमित है कोयला, और अगर आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या हो जाएगा, और बहुत सारी तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, आगे परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया। इस उसमें ऊर्जा को हम लोग ने खत्म कर दिया। इसका उपयोग ना करके हम लोग ने क्या किया, परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया। अब हम क्या कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से क्या कर रहे हैं, बिजली को पैदा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत। तो देखो बच्चों, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हमको विद्युत पैदा करना है, विद्युत को उत्पन्न करना है। दूसरा है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया। किस तरह ये परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है, किस तरह परमाणु के कण एक दूसरे से टकराते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है, परमाणु ऊर्जा का निर्माण कैसा होता है। फिर हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा के लाभ क्या है और परमाणु ऊर्जा के हानि क्या है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने जान लिया है, पाठ का नाम है हरित ऊर्जा की दिशा में। तो हमको बस ये ध्यान में रखना है कि हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत ऊर्जा की निर्मित। पहला वाला टॉपिक हमारा हो चुका है, उसमें ऊर्जा का उपयोग किस तरह करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा। देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा निर्मित केंद्र।
इसमें परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, यूरेनियम परमाणु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिसमें परमाणु विखंडन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। फिर क्या होती है, जैसे उस परमाणु का विखंडन होता है तो उसमें से भी क्या होता है, भाप निकलता है, और ये भाप क्या करता है, फिर से टरबाइन में जाता है, और टरबाइन क्या करता है, उस जनित्र से जुड़ा होता है, और जनित्र से जुड़ने के बाद क्या होता है, जिस तरह जनित्र जैसे जैसे जनित्र चलेगा उस तरह क्या हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा की निर्मित होगी। तो लिखा गया इसमें परमाणु विखंडन की क्रिया होती है, इसमें यूरेनियम परमाणु का उपयोग किया जाता है। इसमें परमाणु विखंडन से उसमें ऊर्जा मिलती है जिससे पानी से भाप बनाया जाता है, और उच्च दाब वाले भाप से क्या होता है, टरबाइन घूमता है, और यह टरबाइन क्या होता है, जनित्र से जुड़ा होता है, और जैसे जैसे जनित्र घूमता है वैसे वैसे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। देख सकते हैं हम लोग, ये देख सकते हो आप लोग, ये रहा प्रक्रिया, ये रहा केंद्रीय विखंडन। इस तरह परमाणु का विखंडन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कैसे होता है मैं आगे बताने आ रहा हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है वो है यूरेनियम। यूरेनियम जैसे परमाणु का विखंडन करके उसमें ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, और इस उसमें ऊर्जा का उपयोग करके पानी में उच्च दाब और तापमान वाले भाप का निर्माण किया जाता है, और परमाणु विद्युत केंद्र से जनित्र को घुमाते हैं, और जनित्र क्या होता है, भाप के माध्यम से टरबाइन उसको घुमाता है, और टरबाइन के भाप की शक्ति से टरबाइन घूमते घूमते क्या करता है, विद्युत जनित्र को घुमाता है, और विद्युत जनित्र जैसे घूमता है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है, देख सकते हैं हम लोग बच्चों, ये देखिए परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में ऊर्जा का रूपांतर। पहला क्या होता है, परमाणु की ऊर्जा होता है, उसका रूपांतर किसमें होता है, उसमें ऊर्जा में होता है। उसमें ऊर्जा का रूपांतर किसमें होता है, भाप की गतिज ऊर्जा में होता है। वो जो भाप पैदा होता है वो गतिज ऊर्जा में बहुत तेज उसका प्रवाह होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के माध्यम से क्या घूमता है, जनित्र घूमता है, और जैसे जो जनित्र घूमता है वैसे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, परमाणु विखंडन में परमाणु भट्टी होती है, उससे पानी बनता है, पानी का भाप, पानी के भाप से क्या होता है, टरबाइन चलता है, टरबाइन से फिर क्या होता है, जनित्र चलता है, और जनित्र से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती कैसे है। तो आपको मालूम है कि परमाणु के अंदर केंद्रक में, आपको जैसा कि मालूम है परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा सा छोटा भाग होता है जिसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु में तीन तीन चीज होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में केंद्रक का विखंडन होता है, केंद्रक में विखंडन होता है, और केंद्रक के इस विखंडन के द्वारा जो न्यूट्रॉन द्वारा प्रहार होता है, प्रहार कराने पे क्या होता है, उसमें एक ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा की वजह से क्या होता है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुने ध्यान से। परमाणु परमाणु के केंद्रक में, परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उस केंद्रक में क्या होता है, न्यूट्रॉन का विखंडन होता है, और न्यूट्रॉन के विखंडन की वजह से क्या होता है, परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। तो उस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है। अब इसमें ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो परमाणु ऊर्जा का निर्माण करने के लिए यूरेनियम, यहाँ देख सकते हैं आप लोग बच्चों, ये रहा डायग्राम, थोड़ा ब्लर है फिर भी आप देख सकते हैं अपनी किताब में, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, देख सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा का निर्माण करने के लिए यूरेनियम 235 के परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है। आप देख सकते हैं पहले एन लिखा गया है। जब इस न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है तब उसके वजह से क्या होता है, उसमें बेरियम और क्रिप्टॉन, यूरेनियम में अंतत अस्थिर होने के कारण उसमें बेरियम और क्रिप्टॉन का विखंडन होता है। इसमें तीन न्यूट्रॉन होते हैं, आप देख सकते हैं एन एन एन। तीन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 200 मिली वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित करती है, 200 मिली वोल्ट। ये देख सकते हैं यहाँ पे 200 मिली वोल्ट, ये इतनी ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इस श्रृंखला के अभिक्रिया में तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, देख सकते हो एन एन एन। और ये तीनों न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पुनः पुनः यूरेनियम 235 परमाणु पर प्रहार करके तीनों यूरेनियम 235 परमाणु का विखंडन करते हैं, और इस विखंडन के कारण क्या होता है, ऊर्जा निर्माण होती है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन और अन्य यूरेनियम परमाणु का विखंडन होता है, और विखंडन की वजह से क्या होता है, परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। आप आकृति देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग, परमाणु भट्टी पंप होता है, पंप से क्या होता है, वाष्प का निर्माण होता है,
ये जो पानी की वाष्प होती है क्या करती है, देख सकते हैं आप लोग, टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन से क्या जुड़ा होता है, जनित्र जुड़ा होता है। और जनित्र जुड़ने के बाद जब वो टरबाइन क्या कर, और जो भाप वो टरबाइन को घुमाता है, तो भाप का धीरे धीरे संघनन होकर क्या होता है, पानी बन के कूलिंग टावर में चले जाता है। और जैसे जैसे जनित्र घूमता है वैसे वैसे क्या होता है, परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। देख लो बच्चों ध्यान से, ये इसकी प्रवाह आकृति आप देख रहे हैं, ये रहा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा हुआ, परमाणु ऊर्जा पैदा हुआ परमाणु विखंडन से। परमाणु विखंडन किसकी वजह से हुआ, परमाणु विखंडन यूरेनियम 235, उसके अंदर जो परमाणु, उसके केंद्रक में जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन का आघात हुआ, और न्यूट्रॉन का आघात होते समय क्या हुआ, 200 मिली वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न हुई, और इस ऊर्जा की वजह से क्या हो गया है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया गया है। अब देख सकते हैं मेरे बच्चों, आगे क्या है, ऊर्जा का निर्माण तो हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा के लाभ, हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या लाभ है। तो देखो आपको मालूम है कि अगर परमाणु ऊर्जा का आप उपयोग करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उष्मीय ऊर्जा का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। जब उष्मीय ऊर्जा का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको कोयले का नुकसान नहीं होगा। तो परमाणु विद्युत ऊर्जा के केंद्रों में कोयले कोयले जैसे खनिज का उपयोग होता नहीं है, पहली बात तो सबसे बड़ा लाभ तो यही हो गया। अगर कोयले का उपयोग नहीं होगा, इसका मतलब कोयला जलेगा नहीं, कोयला नहीं जलेगा तो इसका क्या मतलब है, वायु प्रदूषण नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अगर वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं। फिर इसमें जो यूरेनियम का उपयोग होता है, यूरेनियम ईंधन का, ये बहुत मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परमाणु ऊर्जा को के माध्यम से हम लोग विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा लाभ ये है कि हमारे धरती पे, अर्थ में यूरेनियम 235 की जो मात्रा है वो बहुत है, जिससे हम लोग कभी भी परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को निर्मित कर सकते हैं। ये तो इसके लाभ हो गया। इसके हानि क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्रों में परमाणु केंद्रकों के विखंडन होने पर इसके अंदर से एक रेडियो सक्रिय तत्व निकलता है, और एक हानिकारक विकिरण, मतलब एक किरण निकलती है। तो किरण क्या होती है, बाहर उत्सर्जित होती है, और कहीं ना कहीं ये किरण क्या होते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। दूसरी बात, परमाणु कचरे, उससे ना जब परमाणु कचरा निष्कासित होता है तो भी ये क्या है, हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। और परमाणु ऊर्जा केंद्रों में दुर्घटना होने पर उससे क्या होता है, बाहर निकलने वाले जो रेडियो सक्रिय विकिरण होता है, इससे कहीं ना कहीं जनमाल का भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी नुकसान होता है जो उसके चारों बाजू इर्द गिर्द में प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं ये परमाणु ऊर्जा की ये थोड़े से हानि की वजह से क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो हमको क्या है, फिर इस परमाणु ऊर्जा का भी उपयोग करके क्या करना है, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करना है। मतलब जब जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। और हमको क्या करना है, ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना है जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इसलिए तो पाठ का नाम है हरित ऊर्जा की दिशा में। हरित ऊर्जा मतलब होता है हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे, और हमारा पर्यावरण प्रदूषित तब होता है जब वो वायु प्रदूषित होता है, मतलब वायु की वजह से, मतलब हवा में गंदे मतलब विषैले गैस छोड़े जाते हैं, तब कहीं ना कहीं प्रदूषित होता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो आगे हमारे हमको पढ़ना है विद्युत ऊर्जा की निर्मित प्राकृतिक गैस से। तो ये आपको अगली बार पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको छोटा सा रिवीजन बता दे रहा हूँ, छोटा सा रिवीजन इसमें हम लोग पढ़ा है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है पाठ हरित ऊर्जा की दिशा में। ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो यही था बेटा, उष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र, मतलब हम लोग विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा से कैसे पैदा कर सकते हैं। दूसरा परमाणु ऊर्जा से। तो उष्मीय ऊर्जा क्या, मैंने आपको बता दिया, ऊर्जा के बारे में तो ये सब आपको मालूम ही है। सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने, माइकल फैराडे ने, इसने क्या किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग किया, और इसका उपयोग करके क्या किया, उसने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया, और विभवांतर की वजह से क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा की निर्मित हुई। मगर धीरे धीरे उसमें ऊर्जा का उपयोग किया गया, उसमें ऊर्जा से निर्मित कैसे की गई। फिर हम लोग ने पढ़ा इसकी रचना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में, उसमें ऊर्जा में और उसमें ऊर्जा के साथ साथ परमाणु ऊर्जा में सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा कर रहा है ऊर्जा निर्मित करने के लिए, तो वो टरबाइन है। टरबाइन जब घूमता है, टरबाइन के जो चारों बाजू में जो आपको ब्लेड दिख रहा है, पाते, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो हमारे यहाँ अगर हम लोग अपने घर में देखेंगे ना पंखा, तो पंखे पे भी ब्लेड होता है। तो ब्लेड घूमता कैसे, वो ब्लेड घूमता है विद्युत ऊर्जा के वजह से। अगर हम विद्युत ऊर्जा में बटन को दबाएंगे नहीं तो ब्लेड घूमेगा नहीं। तो उसी तरह टरबाइन में जो ब्लेड होता है वो घूमता कब है, जब उसमें क्या होता है, पानी की वाष्प जाती है।
और पानी की वाष्प जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईंधन को गर्म करते हैं। ये रहा, ये देखो, ये है, ये पूरा जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके माध्यम से क्या होता है, उसमें ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। मगर इससे समस्याएं भी हैं, समस्याओं भी हमको अभी हमने पढ़ लिया है। परमाणु ऊर्जा, जब समस्याएं पैदा हो गई उसमें ऊर्जा में, तब हमने क्या किया, परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है, उस परमाणु के केंद्रक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो उसके अंदर स्थित होते हैं, उसमें उसके केंद्रक में क्या होता है, विखंडन होता है। और ये विखंडन किसकी वजह से होता है, यह विखंडन उसके अंदर स्थित न्यूट्रॉन की वजह से होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, उसका प्रहार होता है, और न्यूट्रॉन में प्रहार होने की वजह से क्या होता है, उसका में एक ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को हम कहते हैं परमाणु ऊर्जा। ये रहा विखंडन की प्रक्रिया। उसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है, उसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम की वजह से क्या होता है, उसमें जो पानी होता है वो क्या होता है, भाप में होता है, भाप में कन्वर्ट होता है, भाप में उसका रूपांतरण होकर क्या करता है, टरबाइन चलता है, और टरबाइन से क्या होता है, जनित्र घूमता है। मैंने आपको बार बार बोल दिया, ये इसकी रचना है, ये उसकी प्रवाह करती है। इस तरह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा पैदा होती है परमाणु ऊर्जा से। पहले परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। उसमें ऊर्जा क्या करता है, उसके अंदर जो पानी स्थित होता है, और पानी से क्या करता है, भाप बनाता है, भाप से क्या करता है, टरबाइन घूमता है, और टरबाइन में से क्या जुड़ा होता है, जनित्र जुड़ा होता है। और जैसे जैसे जनित्र घूमता है, जनित्र मतलब जनरेटर, जैसे कि गाँव में हमने देखा जनरेटर फटफट 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 चलता रहता है, जैसे जैसे जनरेटर घूमता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। अभी हमने अपने गाँव में भी देखा है, शादी वादी समारोह में क्या होता है, जनरेटर का उपयोग करते हैं, उसके अंदर डीजल डालते हैं, और डीजल डालने के बाद पानी भी डालते हैं। अगर आप लोग ने देखा है, बहुत देर तक जब वो जनरेटर चलता है तो हम लोग पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि उसका जो मोटर हो वो क्या हो जाए, ठंडा रहे। और उसके वजह से क्या होता है, बहुत सभी जगहों पे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, सबका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। मगर आपको मालूम है कि जब आपने देखा होगा गाँव में जब जनरेटर चलता है तो उसमें से काला धुआं भी निकलता है। वो धुआं कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। मगर आज के लोग इमरजेंसी में उसी का उपयोग कर रहे हैं, मगर हमें क्या करना है, उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये रहा परमाणु ऊर्जा से निर्मित, और ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। यूरेनियम जो तत्व होता है उसमें न्यूट्रॉन का प्रहार होता है, और उसके अंदर से 200 मिलीवोल्ट, कितने न्यूट्रॉन का प्रहार होता है, 3 न्यूट्रॉन का प्रहार होता है। और उसके अंदर जो बेरियम और क्रिप्टॉन होते हैं, ऐसे फोटो मेरा ब्लर है, इसमें आपको दिख रहा है, आप किताब में देख सकते हैं। बेरियम और जो क्रिप्टॉन है वो उसका विखंडन होता है, और जिसके अंदर से 200 मिलीवोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। और इस विखंडन के कारण क्या होता है, परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं इस ऊर्जा से भी बहुत सारे लाभ है और हानि है। लाभ तो यह है कि कोयले का उपयोग नहीं होता, जिससे वायु प्रदूषित नहीं होता है। दूसरा है कि यूरेनियम ईंधन हमारे धरती पे इतना ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है कि हम लोग कभी भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। समस्या क्या है, समस्या यह है कि उसका विखंडन होने की वजह से उसमें से जो किरणें निकलती है, वो किरणें क्या होती है, कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसके अंदर से जो परमाणु कचरा निकलता है, वो कचरे को हम लोग कहाँ रखे, कहाँ इकट्ठा करके रखे, वो भी एक बड़ी बड़ी समस्या है। कभी कभी क्या होता है, अचानक अचानक कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। उस दुर्घटना के कारण जो परमाणु केंद्र होते हैं, उसमें से दुर्घटना होने पर उसमें बाहर से जो रेडियो सक्रिय तत्व निकलते हैं, उसके से बहुत ज्यादा जनमाल का हानि होता है। बहुत लोग इस घटना के कारण मर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो ये हमारा पाठ खत्म हो गया। अब आपको प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाथ उठाओ बेटा, जिसको भी पूछना है हाथ उठाओ। स्क्रीन शेयर बंद कीजिए सर। रेडमी अमृत, आपने स्कूल का नाम नहीं लिखा है बेटा, स्कूल का नाम लिखो अपना बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा दो बेटा। देख सकते हो, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। हाँ, देख सकते हो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ऊर्जा पढ़ा। ऊर्जा के स्वरूप एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो। ऊर्जा के स्वरूप, ऊर्जा के कितने स्वरूप है, रासायनिक, यांत्रिक, ध्वनि, प्रकाश, उसमें ऊर्जा इसके 2 प्रकार हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हम लोग ने पढ़ा। हमारा जो पाठ है उसमें ऊर्जा का निर्माण, तो पारंपरिक ऊर्जा के प्रकार और हरित ऊर्जा के प्रकार। पारंपरिक में हम लोग ने क्या पढ़ा आज, उसमें ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। अगली बार जब लेक्चर होगा तो आप पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा, तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद हरित, तो ये तीनों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे हरित ऊर्जा, उसमें जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये हम लोग अगले बार पढ़ने वाले हैं। समस्याएं जो कि आपको दिख रहा है, उसमें ऊर्जा से क्या होता है, प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य को क्षति होती है, अम्लीय वर्षा भी होती है उसकी वजह से, और इसके भंडार सीमित है, तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये पर्यावरण समस्या है।
परमाणु ऊर्जा से जो परमाणु कचरे होते हैं उसका निष्कासन हम लोग कहाँ करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अंदर से परमाणु ऊर्जा का विखंडन होते समय जो रेडियो सक्रिय विकिरण निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसलिए हमको क्या करना है, परमाणु ऊर्जा का भी उपयोग नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, इससे बचना है और हमें क्या करना है, हरित ऊर्जा का उपयोग करना है। और हरित ऊर्जा में क्या है, हरित ऊर्जा में है जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। चलो बच्चों पूछो क्या बात। अमृत धमाई तिलक नगर, पूछो बेटा। सर वो गतिज ऊर्जा क्या है, वो जो गतिज ऊर्जा वाला था ना सर, उसको थोड़ा नहीं समझ में आया। बेटा गतिज ऊर्जा क्या होता है कि आपने 9th में पढ़ा है। गतिज ऊर्जा मतलब होता है किसी भी पिंड के गतिशील अवस्था के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है। तो जैसे जैसे कोयला गर्म होता है उसके अंदर जो पानी स्थित होता है, पानी भी गर्म होता है, और जैसा कि आपने घर में देखा है पानी गर्म होते समय उसमें से भाप निकलता है, और वो भाप क्या करते हैं, इकट्ठा करके क्या करते हैं, टरबाइन में भेजते हैं, और टरबाइन क्या होता है, घूमता है, और जैसे जैसे टरबाइन घूमता है उस टरबाइन से क्या जुड़ा होता है, उस टरबाइन से जनित्र जुड़ा होता है, जनित्र मतलब जनरेटर जुड़ा होता है, और वो जनरेटर क्या करता है, जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये गतिज हाँ ऊर्जा जो है ना वह ऊर्जा का प्रकार है। हाँ सर। ओके बेटा। और रंजना किसी को महतो, बजाज। माइक चालू कर बेटा, माइक बंद कर दे रही हो आप। हाँ, सर बोलो। हाँ बेटा पूछो। परमाणु ऊर्जा का हानि कैसे होते हैं? हाँ बेटा क्या परमाणु ऊर्जा क्या पूछते बोलो। हानि कैसे होते हैं परमाणु बेटा ऊर्जा देखो जैसा कि हमने जाना कि परमाणु ऊर्जा क्या कैसे होती है, परमाणु ऊर्जा उस परमाणु के केंद्रक में जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके प्रहार से होता है। तो जैसे जैसे परमाणु का केंद्रक में जो विखंडन होता है उसमें जो रेडियो सक्रिय किरणें निकलती है, तो किरणें अगर हमारे अंदर जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए ना हमको बहुत हानिकारक पहुंचाएंगे। मतलब जैसे ये सारी किरणें जब रेडियो सक्रिय किरणें हमारे अंदर जाएंगे ना तो हमें कैंसर जैसी बीमारी भविष्य में हो सकती है। और दूसरा उसका हानिकारक यह है कि उससे जो कचरा निकलता है, मतलब जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, तो उससे जो कचरा निकलता है, इस कचरे को हम करें क्या, कहाँ पे रखें? अगर हम भूमि के अंदर दबा के रखेंगे जमीन के अंदर तो कहीं ना कहीं हमारा जमीन भी प्रदूषित होगा, और जमीन प्रदूषित होगा मतलब जमीन अनुपजाऊ हो जाएगा जिसमें फसल नहीं पैदा होगी। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इससे जो कचरा निकलता है उसको हम रखेंगे कहाँ पे, उसको भेजेंगे कहाँ पे। और कभी कभी क्या होता है किसी के गलती की वजह से अगर समझो कोई दुर्घटना घट गई, तो दुर्घटना घटने की वजह से उसमें से जो किरणें निकलेंगी उससे आजू बाजू में जितने भी बड़े पैमाने में क्या होगा, जन माल का हानि होगा, बहुत लोग मर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग नहीं करना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। नीलम एंड नीलू यादव, माइक चालू करो। यस सर, मैं बोल रही थी मतलब वो सीमित ऊर्जा का नहीं समझ में आया था मुझे थोड़ा। सीमित ऊर्जा सीमित ऊर्जा बेटा, सीमित ऊर्जा ऊर्जा मैंने कहा बताया बेटा, सीमित ऊर्जा तो मैंने बताया नहीं, मैंने सीमित भंडार बताया, ऊर्जा नहीं बताया बेटा। ऊर्जा तो सीमित होता ही नहीं, ऊर्जा तो मैंने आपको बताया दो ही निर्जला, प्रकार होते हैं। निर्जला बोलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो टरबाइन है वो वाष्प के कारण ही घूम सकता है, किसी और माध्यम के द्वारा नहीं घूम सकता। और किसी माध्यम से नहीं घूमेगा। जो टरबाइन है वो टरबाइन घूमने के लिए पानी की भाप चाहिए, वाष्प चाहिए, और पानी के वाष्प क्या होता है, जब वो पानी वाष्प में परिवर्तन होता है तो वाष्प क्या करता है, अपनी शक्ति देता है उसको। वाष्प की जो शक्ति होती है उसकी वजह से क्या करता है, वो घूमना चालू करता है। आपको मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप घर में पानी गर्म करो और पानी को ऊपर प्लेट रख दो, प्लेट रखने के बाद क्या होगा, पानी जब ज्यादा गर्म हो जाएगा ना तो उसकी भाप है ना वो पानी को धक्का मारेगी। जब वो धक्का मारेगी तो तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो प्लेट ऊपर नीचे होती रहती है। जब ज्यादा गर्म हो जाएगी तो कभी कभी क्या करती है उसको ऊपर फेंक देती है। दूसरा एग्जाम्पल प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में देखो अगर सीटी से हवा नहीं निकलेगी ना, कभी कभी अचानक ना हवा नहीं निकलती और रबर खराब होता है ना, तो कभी कभी भाप क्या करता है उसको ब्लास्ट कर देता है कुकर को। तो कहीं ना कहीं भाप की जो शक्ति होती है ना, उस शक्ति की वजह से ही वो टरबाइन घूम सकता है। धीरज सर, धीरज सर, यस सर। उसने ये भी पूछा ना कि पानी की भाप से तो ठीक है, और भी किसी से टरबाइन चल सकता है क्या, ऐसा उसका मीनिंग था, पानी की भाप के अलावा। पानी से भी होता है बेटा, ऊंचाई से जब पानी गिरता है ना टरबाइन के ऊपर तो भी होता है। हाँ तो भी हो सकता है, तो भी हो सकता हाँ है, ठीक। तो भी हो सकता है। थैंक यू अभी एक सर। लास्ट लेते सर, शाइस्ता खान जोगेश्वरी, शाइस्ता खान। सर विखंडन मतलब क्या होता है?
विखंडन मतलब होता है कि जब किसी परमाणु के केंद्रक में जब न्यूट्रॉन उसको प्रहार करता है, जब न्यूट्रॉन को टकराता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में टकराते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऊर्जा मतलब कैसी ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊर्जा की वजह से ही तो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। तो जैसे विखंडन होता है, विखंडन मतलब जैसे टकराते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को विखंडन कहते हैं।